हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 को पढ़ेंगे, जो गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण के अधिकार के बारे में बताते हैं। हमने आर्टिकल 21 राइट टू लाइव एंड पर्सनल फ्रीडम अधिकार को पूरा कर लिया था, और आज हम समानता के अधिकारों के आखिरी अनुच्छेद को पूरा करेंगे। इसी के साथ हमारा समानता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक का जो ये पार्ट है खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मैं एक अंतिम वीडियो इसका एक माइंड मैप के साथ तैयार करके लेके आऊंगा, जिससे आप एक ही पेज के ऊपर कुछ ही मिनटों में पूरे समानता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने आर्टिकल 22 को देखते हैं। इसके अंतर्गत गिरफ्तार गिरफ्तारी व निरोध व्यक्ति के संरक्षण के अधिकार हैं। संरक्षण के अधिकार है अधिकार है। अच्छा, इसके अंतर्गत आर्टिकल 22 का क्लोज 1, इसमें कहा गया है कि किसी भारतीय किसी भी नागरिक को, किसी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। यानी कि मनमानी हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। हिरासत के विरुद्ध अधिकार अधिकार यानी कि अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा कि आप अपने 3 अधिकारों को सुनिश्चित कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पुलिस ने ये 3 अधिकार दिए। अगर मनमानी हिरासत में पुलिस आपको ले लेती है, तो आपके पास ये 3 अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला, आपको कारण बताया जाएगा, यानी पुलिस बाध्य होगी कि आपको इसका कारण बताए, हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा। दूसरा, अगर आपको कारण बताने के बाद आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, यानी कि अपना वकील रखने का अधिकार होगा। वकील रखने का अधिकार होगा। और वकील आप अपनी पसंद का रख सकते हैं, अपनी परामर्श का रख सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा, इतने आर्थिक आधार आपका इतना मजबूत नहीं है कि आप कोई वकील रख सकते हैं, तो सरकार, राज्य आपको सरकारी वकील मुहैया कराएगा। तीसरा है कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे में निकटतम या नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वो समय शामिल ना होगा जिसमें आप यात्रा करके पुलिस स्टेशन से या गिरफ्तारी के स्थल से मजिस्ट्रेट के स्थल तक पहुंचे हैं। यानी कि यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होगा, तथा छुट्टी का समय इसमें शामिल नहीं होगा। यात्रा और छुट्टी का समय इसमें शामिल नहीं होगा। मैंने क्रॉस का निशान लगा दी। तो ये अधिकार आप सुनिश्चित करें कि तीनों अधिकार आपको मनमानी हिरासत के विरुद्ध मिले हैं। भारतीय संविधान ये अधिकार हमें आर्टिकल 22 क्लोज 1 के तहत प्रदान करता है कि हर व्यक्ति को मनमानी हिरासत के विरुद्ध संरक्षण दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको हिरासत में लेने का कारण बताया जाएगा, पक्ष रहने का अधिकार दिया जाएगा, तथा उसी के साथ 24 घंटे के अंतर्गत नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा। यदि उसके बाद ये अधिकार जिस मजिस्ट्रेट के पास है कि आपको बंदी रखता है या रिहा करता है या आपकी सजा बढ़ाई जाती है या आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है या रिमांड पर रखा जाता है, तो आर्टिकल 22 के क्लोज 2 में बताया गया है कि 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति पर ही आपको हिरासत में रखा जा सकता है।
हिरासत में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो यदि आपको मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि आपको रिहा करना है या आपको और समय के लिए आगे रखना है, यानी कि केवल जो पुलिस है वो आपको हिरासत में 24 घंटे तक रख सकती है। उसके बाद यह निर्णय मजिस्ट्रेट तय करेगा कि आपको 24 घंटे के बाद रिहा करना है, बंदी बनाना है, हिरासत में लेना है या जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत रखना है। इसी के साथ आर्टिकल 22 का 3 में बताया गया है कि यह जो सुविधा है, जो ये गिरफ्तारी और निरोध व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, यह विदेशी विदेशी शत्रु व नजरबंद व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। नजरबंद व्यक्ति को नहीं, नजरबंद व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। यह वही नजरबंद है, वही खतरनाक कानून है जिसके अंतर्गत केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। उसके अन्य अधिकार आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 को समाप्त किया जा सकता है। तो अब हम नजरबंद व्यक्ति के अधिकार को देखेंगे। जो नजरबंद व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाता है उसको देखेंगे। देखिए, नजरबंद, निवारक नजरबंद, निवारक नजरबंद, निवारक नजरबंद अधिनियम, निवारक नजरबंद अधिनियम। तो इसके संरक्षण में जो अधिकार दिए गए हैं वो संविधान के आर्टिकल 22 से क्लॉज 4 से 7 के अंतर्गत बताए गए हैं, जिसमें बताया जाएगा कि निवारक नजरबंद की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। उसी के साथ ये बताया जाएगा कि जो निवारक नजरबंदी है वो उसको केवल 3 महीने तक रखा जा सकता है। यदि 3 महीने के बाद अगर उसके आगे रखना है तो एक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी क्षमता रखने वाला, उसकी क्षमता रखने वाला अध्यक्षता में एक समिति गठन की जाएगी जो इसकी जांच करेगी, यानी कि एडवाइजरी काउंसिल गठित की जाएगी और जिसका न्यायाधीश हाई कोर्ट की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा। यानी हाई कोर्ट की योग्यता रखने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति ने हाई कोर्ट के अंतर्गत 10 साल तक की प्रैक्टिस कर रखी हो, वही हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए योग्य है। तो हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के योग्य और अन्य क्षमता जो व्यक्ति रखता हो उसको इस एडवाइजरी काउंसिल यानी समिति का गठन का अध्यक्ष बनाया जाएगा और वह तय करेगा कि इसको 3 महीने से आगे रखना है या कि 3 महीने तक ही रखना है, वो तय करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तय करेगा। प्रक्रिया में बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार विधि द्वारा तय किया जाएगा कि विधि में किस प्रक्रिया के तहत आपको निवारक नजरबंद के अंतर्गत रखा गया है। उसी के साथ निवारक नजरबंद में आपको कौन से अधिकार मिलेंगे, यानी कि आपके आर्टिकल 19, 21, 22 ये सभी समाप्त कर दिए जाएंगे। ये आपको बताया जाएगा कि आपके कौन से फंडामेंटल राइट समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये निवारक नजरबंदी अधिनियम के प्रक्रिया। अच्छा, उसके बाद अगर आपको प्रक्रिया बता दिया तो आपको कारण बताया जाएगा, बंदी बनाने का कारण बताया जाएगा कि किस कारण के तहत आपको बंदी बनाया गया है, निवारक नजरबंद में रखा गया है। अच्छा, उसी के साथ कारण बता दिया तो आपको पक्ष रखने का अधिकार होगा, यानी कि अपना प्रतिनिधि रखने का अधिकार होगा, यानी कि वकील रखने का अधिकार होगा। वकील से, अपने पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार होगा। अब कारण पता चल गया तो उसके बाद आप अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं, अपनी परामर्श से उस केस के परामर्श के लिए अपना वकील रख सकते हैं। तो ये निवारक नजरबंद अधिनियम के
आर्टिकल 22(4) से 7 के अंतर्गत प्रक्रिया और इनके अंतर्गत कारण बताया जाएगा, ये सब बताया गया है। यानी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो इसका समय है या काल है वह संसद विधि बनाकर तय कर सकती है विधि बनाकर, यानी कि समय विधि बनाकर तय किया जा सकता है। और इसी के बाद निवारक नजरबंद अधिनियमों का सिलसिला जारी हो गया, एक के बाद एक निवारक नजर अधिनियम बनते गए, जो कि एक लोकतंत्र देश में काफी अच्छी बात नहीं है कि समता के अधिकारों के बावजूद भी इस प्रकार के कानून, जिसको केवल शक के आधार पर, जो औपनिवेशिक काल में जो कानून ब्रिटिश हमारे राजनेताओं पर, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं पर उपयोग करते थे, वह आज भी समता के बाद भी मौजूद है। इसके अपने कानून है। यह केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बचाने के लिए किया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत होता है। तो हमारे संविधान के कानून में दिक्कत नहीं है, व्यवस्था में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उसके दुरुपयोग में। उसका दुरुपयोग किया जाता है, भावनाओं को नहीं समझा जाता है, संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, यदि उसको मानने वाले अच्छे होंगे तो संविधान सफल रहेगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो और कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसके मानने वाले अच्छे नहीं है तो वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। और उसके मानने वाले यदि बुरे हैं तो संविधान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही थी। तो इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। तो अब देखते हैं हम कि कौन कौन से निवारक नजरबंदी अधिनियम भारत में बनाए गए हैं और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले 1950 का निवारक नजरबंदी अधिनियम बनाया गया था, यानी कि प्रिवेंशन डिटेंशन डिटेंटिव एक्ट, प्रिवेंशन डिटेंशन डिटेंटिव एक्ट। उसके बाद फिर मीजा आया। मीजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा क्योंकि सबसे अधिक गिरफ्तारी इसके अंतर्गत की गई थी, जिसके कारण यह ज्यादा प्रख्यात हो गया। उसके बाद नाटा आया, नोटा, फिर उसके बाद टाडा, उसके बाद पोटा, इसके बीच कोप्सपा भी आया था, एक कोप्सपा, फिर नोटा, टाडा, पोटा आया। और इस प्रकार लगातार सरकारें निवारक नजरबंदी के अधिनियम को बनाती रही और यह सिलसिला जारी रहा। और इसी के बाद इन सभी को धीरे धीरे समाप्त करते गए और नई सरकार आती गई और अपने कानूनों को बनाती रही। और इनका काफी दुरुपयोग हुआ है क्योंकि मीसा के अंतर्गत बहुत अधिक हमारे नेताओं को या किसी भी नेता, किसी व्यक्ति को नजरबंद किया गया है। और ये सभी के सभी अभी फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं, ये रद्द हो चुके हैं। लेकिन अभी भी एक कानून यूएपीए, अनलीगल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि गैर कानूनी निवारक अधिनियम, गैर कानूनी निवारक अधिनियम, जिसके अंतर्गत इन सभी कुछ मीजा के प्रावधानों को इसके अंतर्गत रख दिया गया और कुछ अलग अलग प्रावधानों को इसके अंदर रख दिया गया। काफी कठिन है ये, इसको और काफी कठोर बना दिया गया है, जो 2008 के आसपास था। उसके बाद इसको फिर से रद्द कर दिया गया और फिर इसी के यूएपीए को अपनाए रखा गया और 2018 में इसे फिर संशोधित किया गया और इसके अंतर्गत इसको और अधिक कठोर बना दिया गया। और अब वर्तमान में यह लागू है, 2018 का संशोधन वाला लागू है, गैर कानूनी निवारक अधिनियम, अनलीगल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो हमारे संविधान की सदस्यों की जो भावना थी
उनका मत था कि इसे केवल इमरजेंसी के समय में प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर विदेशी आक्रमण के तहत, हमला के तहत प्रयोग किया, इसे यानी किसी आपात स्थितियों में प्रयोग के लिए था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका दुरुपयोग होने लगा और आज तक इसका दुरुपयोग चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष सरकार ने इसका दुरुपयोग किया, हर सरकार अपने तरीके से इसमें संशोधन करती गई और नए नए एक्टों को बनाती गई, यानी इसका दुरुपयोग बहुत हुआ है, अभी तक होता रहा है और होने लग रहा है दुरुपयोग। तो ये अगर हम अपने भारतीय संविधान के सदस्यों की भावनाओं को समझे, दर्शन को समझे, तो हम अंत में निष्कर्ष की एक लाइन कह सकते हैं कि निवारक नजरबंद अधिनियम एक आवश्यक बुराई है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, रखी गई है। हमें इसके दुरुपयोग से बचना चाहिए और इसी का प्रयोग केवल आपात स्थितियों में ही और अंतिम रूप में करना चाहिए, अंतिम हथियार के रूप में करना चाहिए, ना कि किसी भी सामान्य समस्या में। तो इसी के साथ हमारा समता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक का पार्ट या भाग समाप्त हो गया है और कल हम इसके एक संपूर्ण माइंड मैप को आपको करा देंगे। और एक मैंने कहा था कि निजता के अधिनियम, निजता का अधिकार, उसका हम डिटेल से एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। तो कल हम उसको अलग से एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे और इसका एक कंप्लीट माइंड मैप केवल एक पेज का, जो समता के संपूर्ण अधिकार को आर्टिकल 19 से 22 को एक ही पेज पर संपूर्ण तरीके से याद करने में सक्षम बनाता है, उस माइंड मैप के जरिए याद रखना आसान रहता है। तो हम वो कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।